ने ये स्ट्रक्चर VSEPR के This call अकॉर्डिंग is आता now है, being recorded. तो ये हमने देख लिया था बेटा, ठीक है ना। अब इंटर हेलोजन कंपाउंड है, जैसे एक्स एक्स डैश, इसकी पानी के साथ में रिएक्ट होगी तो एक HX बनेगा और एक HOX बनेगा, एक HCl बनेगा तो एक HOCl बनेगा, इस तरह से, ठीक है। और अगर हेलोजन अलग अलग है तो अलग अलग बनेंगे बेटा, ठीक है। और ये शेप वगैरह की तो बात हमने कर ली है, ठीक है। मैंने शायद BrF3 का शेप आपको बना के भी दिखाया अभी, बेंट टी शेप जो मैंने आपको बना के दिखाया, बस वो यही है, ठीक है। और अब खाली इसके यूजेस के फॉर्म में आप क्या याद रख सकते हो, इंटर हेलोजन कंपाउंड जो है ना, वो एक अच्छे फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स होते हैं। मैंने आपको बताया कि जो बॉन्ड है वो जल्दी टूटता है, नॉन एक्वस सॉल्वेंट के फॉर्म में, ये तो याद रख ही लेने का, सॉल्वेंट तो याद रहता ही है आपको, ठीक है। और इंटर हेलोजन कंपाउंड एक अच्छे क्या होते हैं बेटा, फ्लोरिनेटिंग एजेंट। जैसे यूरेनियम है, उसका फ्लोरिनेशन करवाना है तो आप ClF3 यूज करते हो तो UF6 बन जाता है और ClF उसके अंदर से अलग हो जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पे इंटेक्स क्वेश्चन में ऐसा भी पूछ लिया कि ICl ज्यादा रिएक्टिव क्यों है एज कंपेयर टू I2, तो ICl की जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू I2, तो ICl वाला जो बॉन्ड है वो जल्दी टूट जाता है, और जो बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा हम लोग बोलेंगे वो रिएक्टिविटी तो ज्यादा ही शो करेगा ना बेटा, ठीक है। तो ये दैट वाज ऑल अबाउट ग्रुप नंबर 17। अब अपना बचता है खाली ग्रुप नंबर 18, जो कि होता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ठीक है। नोबल गैसेस इनको बोलते हैं, रिएक्टिविटी बहुत कम शो करते हैं ये लोग, ठीक है। रेडॉन जो है वो रेडियो एक्टिव ही है, कैसे मिलता है, रेडॉन इज ऑब्टेन एज अ डीके प्रोडक्ट ऑफ रेडियम, जो रेडियम के अंदर से हीलियम निकल जाए तो जो बचता है वो आपका रेडॉन होता है, ठीक है। तो ये एक याद रख लो। और हीलियम जो है ना, हम लोग बोले ना, हीलियम एंड समटाइम नियॉन आर फाउंड इन मिनरल्स ऑफ रेडियो एक्टिव ओरिजिन। जैसे देखो यहाँ पे से हीलियम निकला कि नहीं, तो रेडियो एक्टिव और हीलियम ने हमने पढ़ा भी है बेटा लास्ट ईयर, जब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़े थे तो वहां पे हमने बोला था कि ये जो हीलियम है ना, दैट इज नथिंग बट अल्फा पार्टिकल्स, बोला था कि नहीं, अल्फा पार्टिकल्स He24 से ही उसको रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा। तो रेडियो एक्टिव ओरिजिन के जो कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर रेडियो एक्टिविटी के फॉर्म में हीलियम और नियॉन कभी कभी निकलते हैं, और कुछ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के इन्होंने नाम भी दिए हुए हैं, एक बार सुनते हुए चलते हैं, पिच ब्लेंड है, मोनाजाइट है और क्लीवाइट है, ठीक है। तो इसको भी अंडरलाइन करके रखना आप लोग। रेडॉन जो है वो खुद रेडियो एक्टिव है, ठीक है, रेडियम से निकलता है, रेडियम के अंदर से जब अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम निकल जाए तो जो बनता है उसको रेडॉन बोलते हैं, ठीक है। बाकी ऑकरेंस में तो हम लोग बोलते हैं ड्राई एयर के अंदर 1% जैसे हमारे क्या होते हैं बेटा, नोबल गैसेस होती है, ठीक है। तो ये ऑकरेंस की बातचीत कर ली हमने, टेबल है, ये टेबल तो बहुत इजी है बेटा, अब तक हम लोगों ने ग्रुप 15 16 और 17 में यही सब चीजें करी हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें अगर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो क्या होना चाहिए, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, NH2 NP6, ठीक है। और उसमें जो हीलियम होता है वो उसका सिर्फ होता है 1s2, क्योंकि हीलियम तो जो है वो फर्स्ट पीरियड का मेंबर है ना, उसमें पी का इंट्रोडक्शन तो हुआ नहीं होता है, तो सिर्फ हीलियम का ही 1s2 कॉन्फ़िगरेशन होता है, बाकी के पूरे जब देखोगे तो वो NH2 और NP6 के फॉर्म में होते हैं। हम लोग को पता है बेटा कि जो नोबल गैसेस हैं वो रिएक्ट तो करना चाहते नहीं है, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन कभी निकाल के देंगे क्या, नहीं, वो ना कहेंगे हमें इलेक्ट्रॉन देने ना लेने में इंटरेस्ट है, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन हमें निकालना ही है तो उनकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू जो होगी वो कैसी होगी, बहुत हाई, ठीक है ना। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, वो एनर्जी जो हमें एलिमेंट को देना पड़े उसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, और नोबल गैसेस तो ना कह रहे हैं कि हम इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे, तो जबरदस्ती निकालने के लिए हमें
ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और उसको हम लोग बोलते हैं हाई वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और टॉप टू बॉटम आपको पता है कि साइज बढ़ता है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो डिक्रीज डाउन द ग्रुप। ठीक है, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होता है टॉप टू बॉटम, ये आपको पता है बेटा। नोबल गैसेस के मैंने बोल दिया कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, तो दे हैव नो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। तो इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो पॉजिटिव होती है। ठीक है, इसका मतलब सामने से हमने एनर्जी देनी है, प्रोसेस क्या होगी? एंडोथर्मिक। ठीक है, वरना किसी का भी इलेक्ट्रॉन एडिशन एक्सोथर्मिक होता है और एनर्जी लिबरेट करती है और साइन नेगेटिव आती है। लेकिन नोबल गैसेस की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है बेटा, वो कैसी होती है? वो पॉजिटिव होती है। मतलब एनर्जी निकलेगी तो नहीं, सामने हमको देनी पड़ेगी और प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा, और जो डेल्टा एच की वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह टिक मार्क कर सकते हैं। सारे के सारे मोनो एटॉमिक होते हैं, कलरलेस होते हैं, ओडरलेस, टेस्टलेस, स्पेरेंजली सॉल्युबल इन वाटर, लो मेल्टिंग, लो बॉइलिंग। ठीक है, हीलियम का जो है वो लोवेस्ट बॉइलिंग। ठीक है, इतना सब कुछ याद रख लो इसके अंदर, और कुछ नहीं। हीलियम का जो होता है वो लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है बेटा, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही कुछ नहीं होती है। नोबल गैसेस हैं, वो आपस में कौन सी फोर्स शो करेगी? ज्यादा से ज्यादा वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, जो कि वीक टाइप की होती है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना कम होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है। अगर आपको याद हो तो हमने ऑर्गेनिक में ये कंसेप्ट लिखा हुआ है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के। और नोबल गैसेस के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होती है, जिसको वीक डिस्पर्जन फोर्स हम लोग बोलते हैं बेटा। तो वो वीक फोर्सेस होने की वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत कम होता है बेटा। ठीक है, तो ये एक देख लो खाली। केमिकल प्रॉपर्टी मतलब केमिकली तो वो रिएक्ट ही नहीं करते एज सच। इनका जो है वो हाई वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी है और पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसका मतलब ये कैसी गैसेस हैं बेटा? केमिकली इनर्ट है, रिएक्ट नहीं करना चाहती। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है बेटा? कंप्लीट। इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो वो रिएक्ट ही नहीं कर रही। लेकिन फिर भी साइंटिस्ट लोगों ने जबरदस्ती इनको रिएक्ट करवाया था। ठीक है, और नील साइंटिस्ट ने मार्च 1962 में ऑब्जर्व द रिएक्शन ऑफ नोबल गैसेस, उसने पहली बार ऑब्जर्व किया था। एक्चुअली वो बना रहा था O2PtF6, लेकिन उसमें जो एनर्जी की जरूरत पड़ी ना, वो उसने जब कंपेयर करी तो जेनॉन से मैच हुई। तो फिर उसने O2PtF6 की जगह पे पहली बार जेनॉन का एक कंपाउंड बना के दिखाया था, XePtF6 के फॉर्म में। PtF6 को उसने जेनॉन के साथ में कंबाइन करके बनाया था। और तभी इनफैक्ट उनका नाम, पहले उनका नाम इनर्ट गैसेस हुआ होता था बेटा, अब उनको नोबल गैसेस बोलते हैं। नोबल का मतलब ये होता है कि वो रिएक्ट नहीं करेंगे, जनरली तो नहीं करेंगे, लेकिन अगर जबरदस्ती रिएक्ट करवाते हैं तो कभी कभी वो लोग रिएक्ट कर भी लेते हैं। ठीक है, तो पहली बात, नील नाम के साइंटिस्ट ने, क्या नाम है इसका? नील बार्टलेट, मार्च 1962 में पहली रिएक्शन जेनॉन की PtF6 के साथ में करवा के जेनॉन का एक कंपाउंड बना के दिखाया था, XePtF6। फिर बाद में तो नंबर ऑफ जेनॉन कंपाउंड डिस्कवर हुए थे बेटा, और वो जनरली हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ में ही होते हैं। क्रिप्टॉन का भी कुछ कंपाउंड डिस्कवर हुए हैं, बहुत कम है, उसमें से एक क्या है? ओनली डाइफ्लोराइड। कौन सा है बेटा? KrF2। रेडॉन का भी एक आइडेंटिफाई कर लिया है, भले से रेडियो एक्टिव है, लेकिन कुछ ना कुछ तो वो लोग किए ही होंगे बेटा, RnF2। ठीक है, तो इतने कुछ कंपाउंड डिस्कवर किए हैं। नोबेल केमिकल प्रॉपर्टी और कुछ है ही नहीं बेटा, खाली जेनॉन की है। तो जेनॉन के फ्लोराइड्स होते हैं और ऑक्सी फ्लोराइड्स होते हैं। तो जेनॉन F2 के साथ में रिएक्ट करता है इतने टेम्परेचर और प्रेशर पर। इसको इंपॉर्टेंट मैं बोलूंगा बेटा, क्वेश्चन पूछा गया है क्योंकि बोर्ड में इसके ऊपर। XeF2 बन सकता है, 1:5 के रेशो में रख के XeF4 बना सकते हो, और फ्लोरीन को थोड़ा ज्यादा एक्सेस में लेके 1:20 के रेशो में लेके
आप XeF6 भी बना सकते हो। मतलब जेनॉन के कौन कौन से फ्लोराइड एग्जिस्ट करते हैं? XeF2, XeF4 और XeF6। ठीक है, 673, 873। नीचे वाला थर्ड वाला जो है वो है तो 573, लेकिन साथ में जो प्रेशर है वो बहुत हाई किया है बेटा, 60 to 70 बार। तो ये 3 रिएक्शन आपको याद रखनी है। जेनॉन हेक्सा फ्लोराइड जेनॉन टेट्रा फ्लोराइड से भी बन सकता है एक फ्लोरिनेटिंग एजेंट यूज करके। XeF4 की रिएक्शन O2F2 से कराओगे तो वो XeF6 भी बना सकता है। ठीक है, अब इनकी केमिकल प्रॉपर्टी, XeF2 की रिएक्शन अगर आप पानी के साथ में करवाते हो तो जेनॉन अलग हो जाता है ना। वो तो अलग, मतलब मुश्किल से तो रिएक्ट किया था बेटा, उसमें पानी दिखा दोगे आप तो HF के साथ में कंबाइन हो जाएगा, O2 गैस निकल जाएगी और जेनॉन फिर से जेनॉन नोबल एलिमेंट के फॉर्म में आ जाएगा बेटा। अब इनके स्ट्रक्चर्स की बात कुछ करनी है, ठीक है, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज और है, वो भी देख लो, इतनी काम की नहीं है लेकिन फिर भी एक बार देख के रखो। XeF2 की रिएक्शन PF5 के साथ में आयोनिक सॉल्ट बनते हैं, कैटायन और एनायन। Xe जो अपना एक F है वो दे देता है तो XeF प्लस PF6 माइनस। ठीक है, दूसरा XeF3 प्लस SbF6 माइनस। ठीक है, इसी तरह से एक फ्लोरीन वो ले भी सकता है M प्लस और XeF7 माइनस। ठीक है, इस तरह से हाईली रिएक्टिव मेटल के साथ में ये रिएक्शन भी जेनॉन के कंपाउंड्स जो है वो शो कर सकते हैं। अब जेनॉन के ऑक्सीजन वाले कंपाउंड वो कौन कौन से होते हैं तो वो भी देख लो। जेनॉन का जो टेट्रा फ्लोराइड है पानी के साथ में रिएक्ट करता है तो XeO3 बनता है, XeO3। XeF6 की पानी के साथ में रिएक्शन कराओगे तब भी XeO3 बनता है। तो जेनॉन का जो ऑक्साइड है वो XeO3 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और उनके कुछ ऑक्सीफ्लोराइड्स भी होते हैं, वो होते हैं XeOF4 और XeO2F2। ठीक है, सिर्फ फ्लोराइड्स की बात करें तो XeF2, F4 और F6 ये 3 फ्लोराइड्स होते हैं। ऑक्साइड कौन सा होता है? XeO3। और ऑक्सीफ्लोराइड्स कौन कौन से होते हैं? XeOF4, XeO2F2। समझ में आ रहा है आप लोग को? XeF2 का स्ट्रक्चर अगर पूछे, अब ये सारे स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट है बेटा, ये 2 और ये 3। सबसे पहले XeF2 का स्ट्रक्चर देखो फटाफट, चलो। समझ में आ रहा है XeF2 का स्ट्रक्चर? यस सर। किस तरह से ये बनाया है? अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को काउंट करें तो वो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है बेटा। यस सर। ठीक है, और अगर मैं लोन पेयर को काउंट ना करूं तो वो लीनियर स्ट्रक्चर है फिर, यस सर, है स्ट्रेट ना। है। बीच वाले पोजीशंस को हम लोग इक्वेटोरियल बोलते हैं और ऊपर वाली और नीचे वाली को एक्सियल। हमेशा याद रखना कि लोन पेयर जो होते हैं वो टेंड टू ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशंस। ठीक है, क्योंकि इक्वेटोरियल पोजीशन में जो बॉन्ड एंगल होता है वो 120 डिग्री का होता है तो उनको डिस्टेंस ज्यादा मिल जाता है, तो रिपल्शन उनका मिनिमाइज हो जाता है। तो XE के जो 3 लोन पेयर होते हैं वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे जाते हैं और एक्सियल पोजीशन पे फ्लोरीन और फ्लोरीन रहता है। XeF4 का स्ट्रक्चर बना है, स्क्वायर पिरामिडल सर। हाँ वैसे तो ये स्क्वायर प्लेनर कहेंगे अगर लोन पेयर को काउंट नहीं करेंगे तो, लेकिन लोन पेयर को अगर काउंट कर देते हैं तो ऊपर से पिरामिड और नीचे से पिरामिड आ जाएगा, स्क्वायर बाय पिरामिडल। वरना तो ये स्क्वायर प्लेनर है बेटा। ठीक है, सिर्फ फ्लोरीन को ही देखें अगर तो क्या है? स्क्वायर प्लेनर, बीच में स्क्वायर बन चुका है, ऊपर एक लोन पेयर है और और नीचे एक प्लेन पे लोन है। पेयर है, इस तरह से बेटा। ठीक है, XeF6 वैसे होने को तो ये ऑक्टाहेड्रल होना चाहिए था, लेकिन एक लोन पेयर थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस क्रिएट करता है इसके अंदर, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ठीक है ना बेटा, याद रखना हर नोबल गैस के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से बॉन्ड अगर वो 6 ही बना रहा है तो 6 इलेक्ट्रॉन खर्च कर रहे हैं वो बॉन्डिंग में। इसका मतलब ये हुआ कि एक लोन पेयर तो उसके पास रहेगा रहेगा और रहेगा बेटा। ठीक है, XeOF2 का स्ट्रक्चर अगर आपसे पूछे तो जिनॉन जो है वो ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड बना के रहेगा, 3 जो 4 फ्लोरीन है वो स्क्वायर बन के रहेंगे और यस एक सर। लोन पेयर जो बच जाएगा वो नीचे की तरफ इस तरह से रहेगा। ठीक है, अब इस शेप को हम लोग क्या बोलेंगे? बीच में स्क्वायर है और ऊपर स्क्वायर है पिरामिड, और पिरामिड। स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, और उसके बाद में XeO3 का, XeO3 तो एक लोन पेयर होता है और टोटल 6 बॉन्ड्स बनाते हैं, ये तो हमेशा की बात हो गई। XeO2, पिरामिडल। XeO, XeO और XeO
ठीक है। वैसे अगर लोन पेयर को काउंट कर लें तो ये टेट्राहेड्रल शेप है, ठीक है। लेकिन हम लोग बोलते हैं लोन पेयर को स्ट्रक्चर में काउंट नहीं करा जाता। तो नीचे एक पिरामिड की शक्ल बन गई है इसकी, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिर्फ और सिर्फ क्या पिरामिडल। जैसे नाइट्रोजन के साथ में हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन और फिर हाइड्रोजन, और ऊपर पिरामिड होता है ना, हाँ सॉरी सर, ऊपर दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, बस लोन पेयर ऐसे होता है। टाइप का स्ट्रक्चर है ना। खाली एक यूजेस है, तो यूजेस वगैरह आप देख लेना बस, ठीक है। तो यहाँ पर अपना चैप्टर कंप्लीट होता है बेटा। काफी बड़ा चैप्टर था, काफी टाइम भी हम लोगों ने लिया, कम से कम लास्ट वीक पूरा पढ़े थे और ये वीक भी पूरा पढ़े ना हम लोगों ने, काफी सारा पी ब्लॉक को टाइम दिया था। लेकिन यही है कि बेटा अभी हम लोगों ने पूरी एनसीईआरटी जो है, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो सब के सब इसके अंदर अंडरलाइन कर लिए हैं। बस अब यही है आपको कि आप इसका रिवीजन एग्जाम तक हर बार करते रहें, ठीक है। और ये जो सर चीज पीडीएफ भेज दो सर। क्या बोले बेटा? सर ये अभी चैप्टर फिनिश हो गया है तो अंडरलाइन किया है, तो पूरी पीडीएफ भेज दो एक बार वैसा। हाँ तो पीडीएफ तो मैं भेज ही दूंगा बेटा, और मैंने हाँ पीडीएफ भेजी भी थी ना शायद। हाँ हाँ सर, लेकिन भेजिए पूरा ना अंडरलाइन पहले। नहीं हुआ था, पूरा हाँ अंडरलाइन सर, नहीं। 2 ग्रुप होते हैं उसमें। हाँ 2 ग्रुप बाकी थे उसके, तो बराबर। तो वो मैं भेज देता हूँ अभी। हाँ ओके सर। फाइल मैनेजर में से ढूंढ के भेज देता हूँ। हाँ अब सर। बोलो नया चैप्टर कौन सा पढ़ना है, क्या 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 बाकी है, अपना क्या है? I don't want to bring about my experiences right now of interviewing students, but I would like to share some. भाई मुर्तुजा माइक बंद कर दे। कौन कौन सा चैप्टर बाकी है बेटा अपना अभी? सर, एक सेकंड इंडेक्स देखता हूँ। सॉलिड स्टेट तो बाकी ही है, हाँ सर। वो तो मैंने सोचा था। डीएनएफ ब्लॉक। एक सॉलिड स्टेट बाकी है बराबर ना। हाँ सर, दूसरा डीएनएफ ब्लॉक भी बाकी है। डी एंड एफ ब्लॉक बाकी है, हाँ। टी ब्लॉक बाकी था एंड डी एंड एफ। बायोमोलिक्यूल्स। एक बायोमोलिक्यूल्स बाकी है अपना। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ सर है इस बार। नहीं वो तो पूरा चैप्टर उड़ा दिया है, हाँ सर, उड़ा दिए। लेकिन हम लोग तो पढ़ेंगे। हाँ लेकिन वे है भी एक ही लेक्चर का चैप्टर। सर, बस इतने ही बचे हैं डी एफ हाँ बट। तो मतलब अपना जो मेन तो जो था ना वो पी ब्लॉक था, जिसको टाइम कंज्यूमिंग जो चैप्टर था वो यही था बेटा। अब बायोमोलिक्यूल्स को मुझे नहीं लगता अच्छा। कि एक हफ्ते से ज्यादा लगेगा, हाँ सर। सॉलिड स्टेट को भी एक हफ्ते से ज्यादा नहीं लगेगा। तो ये 1 वीक मान के चलते हैं हम लोग, ठीक है। अभी तो ओके सर। सॉलिड स्टेट तो मेरे को यार ऑफलाइन पढ़ाने का था, अभी क्या अभी हाँ सर, आपने बोला था क्लासरूम में सॉलिड पूरा स्टेट के अंदर इमेजिंग एक्चुअल में करवाएंगे। 3 डायमेंशनल। एक मिनट, ये रिकॉर्डिंग बंद कर दो पहले तो।